आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे मानव में लिंग निर्धारण। अगर इंग्लिश में देखें तो इसे बोलेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। तो मानव के बारे में तो हमें ज़्यादातर बातें पता हैं। तो कह रहा है जैसा कि पहले समझाया जा चुका है कि मानव का लिंग निर्धारण XY प्रकार का होता है। तो जो मानव में मेल है, पुरुष है, उसमें XY प्रकार का होता है सेक्स क्रोमोसोम। कुल 23 जोड़े क्रोमोसोम में से 22 जोड़े नर और मादा में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। यह चीज़ हमको पता है कि 22 जो ऑटोसोम होते हैं, जिनको अलिंग क्रोमोसोम हिंदी में कहते हैं, वो नर हो या मादा हो, दोनों में एक जैसे होते हैं। मादा में X क्रोमोसोमों का एक जोड़ा भी होता है और नर में X के अतिरिक्त एक क्रोमोसोम Y होता है जो नर लक्षण का निर्धारक होता है। तो मादा में जो सेक्स क्रोमोसोम है, लिंग क्रोमोसोम है, वो X और X दोनों X ही होते हैं, जबकि पुरुष में एक X होता है और दूसरा Y होता है जो नर लक्षण का निर्धारक होता है। तो मादा में दोनों एक जैसे होते हैं और नर में एक X और एक Y होता है और यही Y क्रोमोसोम ही नर लक्षण का निर्धारक होता है। तो अब ये चीज़ तो हमें बहुत पहले से पता है। अब आगे देखते हैं। कह रहा है नर में शुक्र जनन के समय 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। तो जाहिर से सेक्स लिंक्ड सेक्स क्रोमोसोम X और Y है। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से स्पर्म बनते हैं, तो उसमें 2 प्रकार के स्पर्म बनेंगे, X वाले भी Y वाले भी। कुल उत्पन्न शुक्राणु संख्या का 50% X युक्त होता है और शेष 50% Y है। तो कुल जितने शुक्राणुओं की संख्या होती है उनमें से 50% में X क्रोमोसोम होता है और 50% में Y क्रोमोसोम होता है, क्योंकि X और Y होते हैं बराबर संख्या में। तो बराबर बराबर अलग होंगे, तो अगर 100 होंगे तो 50-50 जाएंगे। तो प्रतिशत में अगर बात करेंगे तो X और Y 50-50% बनते हैं। इनके साथ अलिंग क्रोमोसोम तो होते ही हैं। अब इनके साथ में जो ऑटोसोम है, जिनको अलिंग क्रोमोसोम कहते हैं, वो साथ में होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 को हम लोग 23 और 23 में बांट देंगे इस प्रकार से। तो ये हैप्लॉयड नंबर है, ये डिप्लॉयड नंबर है, यानी ये 2n नंबर है और ये n नंबर है। तो जाहिर सी बात है अगर पुरुष है आधे आधे बटेंगे तो इन्हीं 23 में भी एक X होगा और इन 23 में एक Y होगा। तो इन 23 में जो X होगा वो लास्ट वाला, 22 तो वैसे ही रहेंगे सेम और ये X लास्ट वाला, वैसे इधर भी 22 सेम रहेंगे और एक Y वाला। तो कुल मिला करके X और Y के साथ 22 ही ऑटोसोम तो रहेंगे ही हमारे गैमीट में या युग्मक में या शुक्राणु में। तो कहने का मतलब ये है, और ये चीज़ हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। अब देखें, नर में तो 2 प्रकार के शुक्राणु होंगे, लेकिन मादा में केवल एक ही प्रकार के अंडाणु बनते हैं जिनमें X क्रोमोसोम होता है। तो जाहिर सी बात है कि मादा में X क्रोमोसोम का ही जोड़ा होता है, तो सब में X होंगे, यानी एक ही प्रकार के अंडाणु या ओवम बनेंगे। अंडाणु के X या Y धारी क्रोमोसोमों से निषेचित होने की प्रायिकता बराबर बराबर रहती है। अब X और Y क्रोमोसोम बराबर बराबर हैं नर में, तो जाहिर सी बात है कि जो X या Y में से किसी एक से मिलने की संभावना बराबर बराबर होती है। यदि अंडाणु का निषेचन X धारी शुक्राणु से हो गया तो युग्मनज जाइगोट मादा XX में परिवर्तित हो जाता है,
इसके विपरीत वाई क्रोमोसोमधारी शुक्राणु से निषेचित होने पर नर संतति जन्म लेती है। तो कहने का मतलब अगर नर का एक्स मादा के एक्स से मिल गया तो डबल एक्स हो जाएगा, और मादा में डबल एक्स होता है तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा बच्चा होगा वो मादा होगा। और अगर मादा के एक्स से पुरुष का वाई मिल गया तो यक्स वाई हो जाएगा, और यक्स वाई का मतलब नर है तो बच्चा नर होगा। तो अगर फीमेल है तो एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा, मेल है तो एक्स वाई होगा। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है। अब चूंकि ये चीज़ें सब आपको पता है इसलिए हम अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं। स्पष्ट है कि शुक्राणु की अनुवांशिक संरचना ही शिशु के लिंग का निर्धारण करती है। तो साफ बात समझ में आ गई, जो स्पर्म है हमारा, उसका जो हमारा अनुवांशिक संरचना है, इनहेरिडेटरी स्ट्रक्चर है, वही जो बच्चा है उसके लिंग का निर्धारण करती है। यह भी साफ है कि प्रत्येक गर्भावस्था में शिशु के बालक या बालिका होने की प्रायिकता 50% रहती है। तो जाहिर सी बात है कि पुरुष हो गया स्त्री होगा, यानी मेल होगा या फीमेल होगा, ये 50% संभावना रहती है। तो यहाँ पर मिस्टेक ना हो जाए इसलिए इसको अंडरलाइन कर लीजिए। यह हमारा दुर्भाग्य है कि समाज लड़की पैदा करने के लिए पिता को दोष देता है। यह गलत धारणा के कारण उनके साथ अनेक दुर्व्यवहार होते आए हैं। तो कह रहा है कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि समाज लड़की पैदा होने के लिए माता को, पिता को नहीं माता को दोष देता है। यह गलत धारणा के कारण उनके साथ अनेक दुर्व्यवहार होते आए। तो एक चीज ध्यान देना है कि पुरुष में एक्स और वाई है, तो यक्स जाएगा महिला के एक्स के साथ तो फीमेल संतान होगी, और पुरुष का अगर वाई जाएगा महिला के एक्स के साथ तो संतान पुरुष होगी, यानी मेल होगी। तो जिम्मेदार तो पुरुष है, पुरुष में यक्स और वाई है। अगर यक्स जाएगा तो महिला होगी, या वाई जाएगा तो पुरुष होगा। तो पुरुष के लिंग क्रोमोसोम पर निर्भर है, ना कि बच्चा कैसा पैदा होगा, ना कि महिला के, जबकि लोग महिला को दोष देते हैं। तो ये दुर्भाग्य है समाज का। पक्षियों में लिंग निर्धारण की विधि भिन्न प्रकार की क्यों है? चूजों की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार कौन है, शुक्राणु या अंडाणु? तो पक्षियों में लिंग निर्धारण की विधि भिन्न प्रकार की क्यों है? चूजों की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार कौन है, शुक्राणु या अंडाणु? तो इसके लिए हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि मुर्गी में इसका उल्टा होता है, तो वहां की स्थिति बदल जाएगी। अब आगे आ जाता है मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। मधुप इसको बोलते हैं। तो मधुप कहें या मधुमक्खी एक ही बात है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। तो इसको देखते हैं। तो मधुमक्खी में लिंग निर्धारण उस मधुप द्वारा प्राप्त क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र समुच्चय की संख्या पर निर्भर करता है। तो जो हमारी हनी बी है उसमें अगर सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण की बात की जाए तो मधुमक्खी द्वारा प्राप्त क्रोमोसोम, जिनको हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं, उनके समुच्चय की संख्या यानी पूरा जो ग्रुप है उसकी संख्या पर निर्भर करेगा। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम एन इंडिविजुअल रिसीव्ड। सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब पूरे क्रोमोसोम का सेट, जिसको हिंदी में समुच्चय कहते हैं। एक शुक्राणु एवं अंड के युग्मन से उत्पन्न संतति एक मादा यानी रानी तथा श्रमिक मधुक में विकसित होते हैं। तो ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि एक शुक्राणु एवं अंड के युग्मन से यानी एक स्पर्म और एक ओवम के मिलने से उत्पन्न संतति यानी जो संतान उत्पन्न होगी मधुमक्खी में, एक मादा यानी रानी तथा श्रमिक मधुक में विकसित होते हैं। तो ध्यान दीजिए, शुक्राणु तथा अंडाणु इन दोनों के मिलने से जो मधुमक्खी की संतान बनेगी या तो वो रानी मक्खी होगी यानी मादा, या फिर श्रमिक होगी वर्कर, जिसको वर्कर कहते हैं।
तथा एक अनिषेचित अंड, अगर उसका फर्टिलाइजेशन ना हो ओवम का, यानी अंड से शुक्राणु ना मिले, तो इसे अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो इसके द्वारा क्या होता है, पुंगमधुप यानी नर ड्रोन में विकसित होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर शुक्राणु और अंडाणु मिल गए तो मादा मक्खी या श्रमिक मक्खी पैदा होती है। और अगर अंडा निषेचित ना हो, यानी शुक्राणु ना मिल पाए अंडाणु से या अंड से, ओवम से, तो ओवम बिना फर्टिलाइजेशन के जो संतान बनाएगा वो नर मक्खी पैदा होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ यह है कि नर में क्रोमोसोम की संख्या मादा मधुप की अपेक्षा आधी होती है। तो जाहिर सी बात है कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से मादा मक्खी बनती है और श्रमिक मक्खी बनती है। तो शुक्राणु में आधे क्रोमोसोम रहते हैं, अंड में भी आधे, मिलेंगे तो दोगुना हो जाएंगे। और नर मक्खी बनने में शुक्राणु मिल ही नहीं रहा अंडाणु से, अंडाणु का बिना निषेचन हुए ही नर मक्खी बन रही है। तो जाहिर सी बात है कि इनमें संख्या आधी होगी रानी मक्खी या मादा मक्खी की। तो वही चीज यहाँ पर लिख रहा है। मादा मधुप द्विगुणित होती है जिसमें 32 क्रोमोसोम होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि 16 शुक्राणु के 16 अंडाणु के मिल करके 32 हो जाएंगे, लेकिन जो नर ड्रोन है ये अनिषेक जनन यानी पार्थेनोजेनेसिस द्वारा उत्पन्न हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें शुक्राणु और अंडाणु का मिलन नहीं हो रहा, केवल अंडाणु में जितने क्रोमोसोम होंगे उतने ही नर मक्खी में होंगे, इसलिए केवल 16 क्रोमोसोम होते हैं पुंगमधुक या मेल हनीबी में। इसे अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली कहते हैं। तो इसे हम हेप्लॉयड डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन प्रणाली कहते हैं। तथा इसके विशिष्ट अभिलक्षण होते हैं। तथा इसके क्या होते हैं, विशिष्ट अभिलक्षण यानी कैरेक्टर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है क्या कैरेक्टर होते हैं। जैसे कि नर समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु उत्पादित करते हैं। अब जो नर होंगे तो नर ये क्या करते हैं कि समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु उत्पादित करते हैं। अब जैसे मनुष्य में था तो क्या था कि 46 क्रोमोसोम थे, तो अब ये आधे बटते थे जब शुक्राणु बनता था, 23 और 23। तो ये 2n था, तो अब n होना पड़ता था, यानी अर्धसूत्री विभाजन होता था मनुष्य के केस में। लेकिन अब यहाँ पर तो पहले ही n है, 16 है, 32 है ही नहीं 2n। तो डायरेक्ट माइटोसिस यानी सूत्री विभाजन, यहाँ पर मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा मनुष्य के केस में, मैन के केस में। लेकिन मेल हनी के केस में समसूत्री विभाजन होगा और 16 के 16 ही रहेंगे। तो वही कह रहा है कि जैसे कि नर समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, चित्र 4.13, उनके पिता नहीं होते। अब ध्यान दीजिए, उनके पिता नहीं होते, मतलब शुक्राणु जब समसूत्री विभाजन उत्पन्न करेगा तो जैसे यहाँ पर अर्धसूत्री हुआ है वैसा यहाँ नहीं हो रहा। तो वही कह रहा है उनके पिता नहीं होते। पिता क्यों नहीं होते? क्योंकि अंडाणु बिना निषेचन के ही नर मक्खी में बदल गया है। तो इसका पिता कहाँ होगा? माता भर तो होगी, क्योंकि अंडाणु से डायरेक्ट बन रहा है। शुक्राणु होता तो पिता होता। तो इसीलिए लिखा है उनके पिता नहीं होते। अतः उनके पुत्र नर संतति नहीं हो सकते हैं, परंतु उनके दादा होते हैं तथा पोते हो सकते हैं। तो अतः उनके पुत्र यानी जो बच्चे हैं नर संतति नहीं हो सकते हैं, परंतु उनके दादा होते हैं तथा पोते हो सकते हैं। तो दादा हो सकते हैं क्योंकि ये निषेचन से मम्मी तो बनी है, तो मम्मी की वजह से उनके दादा तो होते हैं। दादा का मतलब बड़े भाई जैसे होते हैं,
तथा पोते हो सकते हैं। पोते मतलब कहने का मतलब ये है कि दादा का लड़का, इस तरह से। तो दादा और पोते तो होते हैं, लेकिन उनके पुत्र नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अंडाणु डायरेक्ट नर मक्खी में बदल गया है, इसका निषेचन नहीं हुआ। तो अंडाणु का मतलब मम्मी तो हो सकती है, पापा नहीं हो सकते, तो पिता नहीं है, अतः उनके पुत्र यानी नर संतति नहीं हो सकते हैं, परंतु उनके दादा होते हैं तथा पोते हो सकते हैं। ये बात निकल के सामने आई। अब ये फिगर देख लेते हैं। जैसे मादा है, मादा में 32 क्रोमोसोम है, क्योंकि शुक्राणु अंडाणु निषेचन से रानी मक्खी बनी है। तो अर्धसूत्री विभाजन होगा यानी मियोसिस होगा, तो 16 होंगे, और यही 16 जो है पुमंगधुप यानी नर मक्खी को जन्म देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, नर जो होगा ये 16 होंगे, ये नर में क्रोमोसोम, और अब 16 ही रहना, इसलिए समसूत्रण यानी माइटोसिस होगा अंग्रेजी में। देखिए तो ये 16 जो होंगे नर के, और मादा के जो 16 अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बने, ये 16 जब मिलेंगे, शुक्राणु और अंडाणु एक तरह से, ये शुक्राणु बोला जाएगा, इसको अंडाणु, तो मादा फिर बन जाएगी 32, ये माता रानी मक्खी। और यहाँ पर जो मादा है, इसके अर्धसूत्री विभाजन से 16 बने, ये 16 डायरेक्ट नर बन जाएंगे, 16 ये डायरेक्ट नर बन जाएंगे। तो इसको ध्यान देना है कि मादा से नर बन रहे हैं, नर से, और मादा के 16 ये शुक्राणु अंडाणु मिलने से मादा बन रही है, और मादा से डायरेक्ट नर बन रहा है। तो मादा से चूंकि डायरेक्ट नर बन रहे हैं, तो मम्मी तो है लेकिन पापा नहीं है, उनके पिता नहीं, अतः उनके पुत्र नहीं हो सकते हैं, अतः इनके पुत्र नहीं हो सकते। क्योंकि देखिए नर बना तो नर से फिर मादा बन रही है, नर नहीं बन रही, नर तो मादा से बन रही है। यहाँ देखिए नर मादा से बन रही है, नर से मादा बन रहा है, नर से नर नहीं बन रहा, इसलिए पुत्र नहीं हो सकते, परंतु उनके दादा होते हैं। अब जैसे ये नर है, तो इसके ये नर जो है इसका दादा कह सकते हैं इसको। तथा अब आगे जब आएंगे, तो जो अब आगे आएंगे, इससे ये नर है तो अब इससे नर बनेगा, अब इस मादा से फिर एक नर बनेगा तो पोता कहलाएगा, तो पोते हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको इन बातों को समझना है। अब देखिए आगे आ जाता है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। तो म्यूटेशन का मतलब एक तरह से होता है जैसे किसी को कोई चीज़ पता ना हो और अचानक हो जाए। जैसे आप लोग नीट का पेपर दें और आपको लगे करे मेरा सिलेक्शन तो होना नहीं, लेकिन सिलेक्शन हो जाए, तो अचानक परिवर्तन हुआ, आप अचानक डॉक्टर बन गए। जैसे रिजल्ट आया पता चला आप डॉक्टर बन गए। तो जो अचानक आप बिना डॉक्टर के डॉक्टर बन गए, यानी बिना डॉक्टर का डॉक्टर में परिवर्तन बहुत कम समय में हो गया, अचानक देखने को मिला, तो इसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं। फिर परिवर्तन नहीं कहेंगे, यानी लंबे समय में होने वाले परिवर्तन को ही परिवर्तन कहते हैं। थोड़े समय में परिवर्तन को हम लोग उत्परिवर्तन या अंग्रेजी में म्यूटेशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए उत्परिवर्तन वो प्रक्रिया है जो डीएनए अनुक्रम में बदलाव ला देती है। इसके परिणाम स्वरूप जीव के जीनोटाइप और फिनोटाइप में परिवर्तन आ जाता है। पुनर्योजन के अतिरिक्त उत्परिवर्तन एक दूसरी क्रिया है जो डीएनए में विविधता लाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो परिवर्तन धीरे धीरे फिनोटाइप में होते हैं, इसके बाद जीन में भी परिवर्तन हो जाता है। तो आगामी जो बच्चा पैदा होता है, जो संतति आती है, उसमें कुछ अलग परिवर्तन दिखता है, उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। तो वही कह रहा है उत्परिवर्तन वो प्रक्रिया है जो डीएनए अनुक्रम में बदलाव ला देती है। इसके परिणाम स्वरूप जीव के जीनोटाइप और फिनोटाइप में परिवर्तन आ जाता है। जाहिर सी बात है जीन डीएनए का जो क्रम है, उस क्रम में अगर जरा सा भी परिवर्तन आ जाए तो जो ढांचा दिखाई देगा, जो बच्चा पैदा होगा, उसमें परिवर्तन दिखाई देगा। तो
तो जीन में भी परिवर्तन हो गया और दृश्य रूप में भी परिवर्तन हो गया, यानी जीनोटाइप और फेनोटाइप दोनों परिवर्तित हो गए। तो इसलिए इसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं। पुनर्योजन के अतिरिक्त उत्परिवर्तन एक दूसरी क्रिया है जो डीएनए में विविधता लाती है। इसको थोड़ा सा अंग्रेजी में देते हैं। पुनर्योजन मतलब रिकॉम्बिनेशन, जो पढ़ते थे हम लोग, उसी की बात कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन यानी पुनर्योजन, म्यूटेशन इज अनदर फिनोमिनन दैट लीड्स टू वेरिएशन इन डीएनए। तो जैसे रिकॉम्बिनेशन में डीएनए में परिवर्तन होता था, उसी प्रकार से म्यूटेशन भी एक प्रक्रिया है जिससे डीएनए में परिवर्तन या वेरिएशन आ जाता है। कहने का मतलब ये है। अब देखिए आगे कह रहा है कि अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि प्रत्येक क्रोमैटिड में, देखिए क्रोमैटिड शब्द आ गया है, तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि क्या होता है। तो क्रोमोसोम जो होता है इसमें 2 धागे होते हैं और सेंट्रोमियर के द्वारा आपस में जो क्रोमोसोम होता है इस तरह से ऐसे जो होता है, ऐसे 2 धागे होते हैं ऐसे ऐसे, और ये यहाँ पर जुड़े रहते हैं जिसको सेंट्रोमियर कहते हैं। तो जब ये अलग होकर के एक एक हो जाते हैं तो इन्हीं को क्रोमैटिड कहते हैं। अलग अलग धागे को क्रोमैटिड कहते हैं। तो वही कह रहा है कि अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि प्रत्येक क्रोमैटिड में एक सिरे से दूसरे सिरे तक अति कुंडलित रूप में एक डीएनए का कुंडल विद्यमान रहता है। जैसे अभी हमने इसमें ऐसे कुंडली बना दी। अतएव डीएनए खंड की कमी या हट जाना या बढ़त, जुड़ जाना या द्विगुणन क्रोमोसोम में बदलाव ला देते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से आप अंडरलाइन करिए, इसको अंडरलाइन करिए, कुल मिला करके यहाँ से अंडरलाइन करिए तो क्रोमैटिड आपको याद रहेगा। क्रोमैटिड मतलब क्रोमोसोम का एक अकेला धागा। तो या तो कमी हो जाए, कट के थोड़ा पार्ट हट जाए, या एक दूसरा और पार्ट साथ में जुड़ जाए, या द्विगुणित डिप्लॉयड हो जाए तो क्रोमोसोम में बदलाव आ जाएगा। क्योंकि जीन क्रोमोसोम में स्थित मानी जाती हैं, इसलिए क्रोमोसोम का रूपांतरण असामान्यताओं तथा विपथनों को जन्म देते हैं। ऐसे क्रोमोसोमीय विपथन कैंसर कोशिकाओं में सामान्यतः देखे जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कुछ कट के कोई धागे से कोई चीज़ हटेगी, थोड़ा पार्ट, या थोड़ा पार्ट कट के जुड़ जाएगा तो क्रोमोसोम में परिवर्तन आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। और क्रोमोसोम में ही चूंकि जीन स्थित होती हैं तो जीन में भी परिवर्तन आ जाएगा। तो ऐसी विपथन या क्रोमोसोमीय विपथन मतलब जैसा पथ चलना चाहिए था वैसा नहीं हो पा रहा है, जिस प्रकार से काम हो रहा था वैसा नहीं हो पा रहा, इसे एबनॉर्मलिटी या एब्रेजन्स कहते हैं। तो इस वजह से क्रोमोसोम में चेंज आ जाता है और इस चेंज की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जैसे यहाँ पर बताया कि कैंसर कोशिकाओं में सामान्यतः क्रोमोसोमीय विपथन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है A classical example of such as mutation in sickle cell anemia, सिकल सेल एनीमिया में देखने को मिलता है। कैंसर सेल में भी देखने को मिलता है। एब्रेजन आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल, तो कैंसर सेल में भी ये देखने को मिलता है। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कैंसर सेल के अतिरिक्त क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि इसके अतिरिक्त डीएनए के एकल क्षार युग्म यानी बेस पेयर के परिवर्तन भी उत्परिवर्तन को जन्म देते हैं। तो डीएनए में बेस पेयर होते हैं,
एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन ये बेस पेयर होते हैं। आगे हम बढ़ेंगे। थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है आरएनए में, आगे डिटेल में आएगा तो पढ़ेंगे। तो ये बेस पेयर में अगर परिवर्तन हो जाए, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, इनकी क्रम में परिवर्तन आ जाए तो भी उत्परिवर्तन को जन्म मिल जाएगा। इसे बिंदु उत्परिवर्तन या पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, चूंकि हमारे डीएनए में बेस पेयर होते हैं, एकल क्षार युग्म जिनको हिंदी में बोलेंगे, तो छोटे छोटे होते हैं पॉइंट जैसे हर जगह। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन ये होते हैं डीएनए में, और बाकी सब सेम रहते हैं, केवल थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है आरएनए में, इतना अंतर रहता है। तो क्या होता है कि इस उत्परिवर्तन की या जो परिवर्तन को जन्म होता है, इसे हम लोग पॉइंट म्यूटेशन या बिंदु परिवर्तन या अंग्रेजी में पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। इस प्रकार के उत्परिवर्तन का जाना माना उदाहरण दात्र कोशिका रक्तता या सिकिल सेल एनीमिया है। तो पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल क्या है? सिकिल सेल एनीमिया है। इसमें क्या होता है कि जो कोशिका होती है खून वाली, इसका आकार सिकिल शेप हो जाता है, हंसी आकार। डीएनए के क्षार युग्मों के घटने बढ़ने से फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, अगले अध्याय में वर्णित है। अगर डीएनए के क्षार युग्मों के घटने बढ़ने से, ध्यान दीजिए यहाँ पर कह रहा है इसके अतिरिक्त डीएनए के एकल क्षार युग्म यानी बेस पेयर के परिवर्तन भी उत्परिवर्तन को उत्पन्न करते हैं। मतलब एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, इनकी स्थान केवल बदल जाएगा। यहाँ पे स्थान बदल रहा है तो बिंदु परिवर्तन या पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। लेकिन अगर क्षार युग्म घट जाए या बढ़ जाए, मतलब कुछ छोटा सा टुकड़ा हट जाए या दूसरे का आके जुड़ जाए, तो इसके घटने बढ़ने को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। इसे अगले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। इस स्तर पर उत्परिवर्तन की क्रियाविधि की चर्चा विषय परास के बाहर है। तो अब इसके आगे जो चर्चा है वो बीएससी एमएससी में पढ़ाया जाएगा, इंटरमीडिएट के कोर्स में नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं की जाएगी। उत्परिवर्तनों का जन्म अनेक रासायनिक और भौतिक कारकों द्वारा होता है। इन्हें उत्परिवर्तन जन या म्यूटेशन नाम दिया गया है। तो जो म्यूटेशन है, इसको उत्पन्न करने वाले बहुत सारे भौतिक कारक हैं, जिनको हम लोग उत्परिवर्तन जन या म्यूटेशन बोलते हैं अंग्रेजी में। जैसे कि पराबैंगनी विकिरण जीवों में उत्परिवर्तन पैदा करते हैं, ये उत्परिवर्तन ही है। तो पराबैंगनी किरणें यानी जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, ये हमारी जीवों में उत्परिवर्तन पैदा करते हैं। ये उत्परिवर्तन जन ही है, यानी यही म्यूटेशन है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है अल्ट्रावायलेट रेज कैन काज म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म, इट इज ए म्यूटेशन। तो इसी को, इन्हीं को हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। अब अगला हमारा आ जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे आनुवांशिक विकार। तो आनुवांशिक विकार की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।